चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का जो है वो पहले पद से है। ओके, तो समझो आप यहाँ कि जिस प्रकार नौसेना का संबंध यहाँ पे दर्शाया गया है शिप से, उसी प्रकार थल सेना का संबंध किससे होगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, नौसेना है, अगर उसको युद्ध करना हो, पानी के अंदर नौसेना रहती है, अगर उसको युद्ध करना हो तो अपने शिप से ही युद्ध करेगी। नौसेना को जब युद्ध करना हो तो अपने शिप का यूज करेगी। उसी तरह जब थल सेना को युद्ध करना हो तो आप बताओ किसका यूज करेगी। तो थल सेना जो है अपने टैंक का यूज करती है लड़ाई के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार नौसेना जो है अपने किसी कार्य में युद्ध के लिए जो है वो शिप का यूज करेगी, उसी प्रकार थल सेना जो है यहाँ पे युद्ध के लिए है वो अपने टैंक का यूज करती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें सुटेबल और व्यवस्थित क्रम में जो है वो अरेंज करना है। ओके, अब देखो 5 ऑप्शन में है, पेस्ट करना, कॉपी करना, सेव करना, प्रिंट करना और चयन करना। कंप्यूटर से संबंधित है। आपको पता होगा कि जैसे मान लो कि कोई भी एक पार्टिकुलर कोई भी वर्ड है, उसे हमें क्या करना होता है सबसे पहले हम उसका चयन करते हैं किसी चीज़ का कंप्यूटर में। मान लो हमने उसे सिलेक्ट किया, यानी सिलेक्ट किया, ऑप्शन नंबर 5 पहले हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, जब हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम उसे कॉपी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ओके जी, मान लो कोई इमेज मान लो कोई जैसे इमेज है, उसको आपने पहले चयन किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने उसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, तो कॉपी करने के बाद उसे हम उसके बाद पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, जब हमने उसे पेस्ट कर दिया तो पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा हम उसे सेव करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट में हम उसे क्या करते हैं, अपने पसंदीदा जो इमेज है उसको हम प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, तो देखिए 5 2 1 3 4, अगर ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी 5 2 3 1 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसमें 1 से 6 तक की संख्याओं वाले 6 फलक हैं। ओके, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कि 2 के अपोजिट में यहाँ पे वो कौन सा फलक जो है वो आने वाला है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों, हमें करना क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले दोनों फलकों में, दोनों पासे में जो है वो कॉमन ढूंढिए। अब कॉमन देखो, आपको कॉमन समझ में आएगा। कॉमन देखो 5 कॉमन है, हाँ जी 5 कॉमन है। अच्छा, दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में कॉमन 6 भी है, तो 6 को भी कॉमन कर दिया, यानी कि 5 5 6 6। इनसे अब हमें कोई मतलब नहीं, इनका काम खत्म हो गया। अब देख लो बचे क्या हैं, 2 और 1। तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, तो 2 के अपोजिट में वैसे ही 1 आने वाला है, तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट में 1 हो जाएगा। ऑप्शन की बात कर लें तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो एकम्प्लिश्ड दिया हुआ है, इनके लेटर का यूज करके इन चारों ऑप्शन में से कौन से जो वर्ड हैं वो बनाए नहीं जा सकते। अब देखो शेड दिया हुआ है, अब क्या शेड जो है एकम्प्लिश्ड के जितने भी लेटर हैं उनका यूज करके बनाया जा सकता है। तो आइए चेक करके हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या शेड को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो एस है, हाँ जी एस है, एच भी है, ई भी है, डी भी है। देखो आप SHED, यहाँ पे तो पहले से ही बना हुआ है, तो शेड तो बन ही सकता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है ये तो नहीं होने वाला है। स्लिम की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की स्लिम देखो तो S है, L है, I है और M है, यानी कि स्लिम भी जो है ये नहीं बनाया स्लिम भी हमारा ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्लिम भी हम बना सकते हैं एकम्प्लिश्ड के लेटर का यूज करके, यानी कि ये भी नहीं होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो गलत है। अच्छा, फिर तीसरा हम देखते हैं।
अगर तीसरे की बात करो तो रीड्स दिया हुआ है, तो एकम्प्लिश में आर है क्या कहीं? आप देखो एकम्प्लिश में कहीं आर लेटर है क्या? आर है ही नहीं, यानी कि जब आर नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रीड को जो है ना READS रीड्स को जो है हम एकम्प्लिश के किसी भी लेटर का यूज करके नहीं बना सकते, क्योंकि पहले में आर की आवश्यकता पड़ेगी, आर एकम्प्लिश में आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी कोड में अंबर को 27 नोट किया है, ब्राउन को 14, तो उसी में ग्रीन को कैसे जो है हमें वो लिखा जाएगा, वो फाइंड आउट करना है। पहले एक चीज़ देखो, आप समझिए कि अंबर को जो है उसने क्या नोट किया है, तो अंबर को नोट किया है उसने 27। कैसे नोट किया है अंबर को? तो अंबर को उसने नोट किया है 27। अच्छा, ये कैसे किया होगा, पहले हमें यही तो पता लगाना है, उसके बाद तो हमारा सवाल जो है बन ही गया। अच्छा, अंबर, अगर अंबर में ये आया है कितना, 27 आया है, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, अगर हम अपने अल्फ़ाबेट के लेटरों के पोजीशन की बात करें, ए पहले नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है और आर 18 नंबर पे आता है। अगर इन सबको हम ऐड करें दोस्तों, इन सबको ऐड करें तो देखो कितना आता है, 18 और 2 20 और यहाँ पे 13 5 18 1 19, तो 20 और 19 कितना होता है, 20 और 19 ऐड कर दो तो होता है 39। हमारा तो आ रहा है 39, लेकिन अंबर के लिए हमें दिया कितना है, 27। ओके 27 दिया। तो एक चीज़ देखो, 3 और 9 अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 27 आएगा ना, यानी कि जो लेटर्स हैं उनको, उनके नंबर को ऐड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू के लेटर्स को जो है मैं मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, वही तो हुआ 39 आया, हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। यानी कि कोड का जो हमें पता चल गया कि कोड का हो कैसे रहा है, मतलब इसे सॉल्व कैसे करना है। तो जब पता चल गया तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, किससे पता करना है, ग्रीन का। ओके जी, ग्रीन का। अब ग्रीन के बारे में पता करना है कि ग्रीन का वैल्यू जो है वो कितना आने वाला है। जी की अब बात कर लो तो जी का वैल्यू होता है 7 अल्फ़ाबेट में, आर का होता है 18, ई का होता है 5 और 5 तो 10 हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ 5 और 5। और एन की बात करो तो जब आप देखो एम का जब 13 होता है तो एन का 14 हो जाएगा ना सर। ओके, जब हो गया तो देख लो 5 और 5 10, 10 और 18 कितना हो गया, 28। 28 और 21 ऐड कर लो, तो 28 और 21 आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 28 1 29 20 49, यानी कि 49 हो गया। अब कोड के अनुसार जैसे हमने पहले किया था कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उनके जो पहले और दूसरे जो नंबर हैं उन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 9 कितना आ जाएगा आपका 36। 4 × 9 36। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा दोस्तों। ओके जी, चलिए अगला देखते हैं। अब देखो आप ये सोच रहे हो कि ब्राउन का क्यों नहीं बताया, तो अब ब्राउन को ऐड करके देखो ना, जब अंबर का 27 है और ब्राउन का 14 है, यानी कि दोनों किसी एक को चेक कर लो, क्योंकि दोनों को एक ही कोड से वो संबंधित रिलेट किया होगा। ओके चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्दकोश वर्ण क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि जो इनका सही सीक्वेंस है ना उस सीक्वेंस के अनुसार, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ओके, तो देखो आप करते कैसे हैं। 5 ऑप्शन है, पहले इनमें कॉमन ढूंढिए, जो कॉमन होगा ना उसको ख़त्म कर दीजिए। एग्जामिन में EX 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 EX, अब देखो EX जो है ना, ये 2 EX जो है वो सब में कॉमन है, आप EX को हटा दीजिए। जब आप EX को हटा देते हो तो अब देखो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला लेटर कौन सा है जो सबसे नज़दीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। अच्छा, एग्जामिन का ए यहाँ पे और कहीं ए है, तो हाँ एग्जाम्पल में भी ए है, तो एग्जाम्पल में भी ए है और एग्जामिन में भी ए है। तो यहाँ पे AM है। अब यहाँ से AM इसको भी आप हटा दो। अब देखो बचा क्या, I बचा और P बचा। तो I पहले आएगा कि P पहले आएगा, तो पहले I आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 पहले हो गया, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी एग्जामिन उसके बाद एग्जाम्पल। ओके जी, अब देखो अब क्या बचता है, C सब में C है,
एक्साइटेड, एक्सक्लेम एंड एग्जीक्यूट। अब एक काम करो, आप जब सब में सी है तो आप तीनों से सी को हटा दो। सी यहाँ से हट गया, सी यहाँ से भी हट गया, नहीं सी नहीं, सॉरी सी नहीं, इसमें सी नहीं है, इसमें तो एग्जीक्यूट है ना। हाँ, अब देखो सी किस में है, तो सी दूसरे में है, एक्साइटेड में है और एक्सक्लेम में है, तो दोनों के सी को हटा दो। अब देखो आई है और एल है, तो आई पहले आएगा या एक्सक्लेम का एल पहले आएगा, तो पहले आएगा आई यानी कि ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद हो जाएगा एक्सक्लेम ऑप्शन नंबर 3 और लास्ट में बचता क्या है एग्जीक्यूट, तो ये तो 5वें नंबर पे चला ही जाएगा। वैसे भी समझ में आया होगा आपको कैसे करना है, जो कॉमन है उसे आप इग्नोर मारिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में तो ऐसे कर नहीं पाओगे, तो इसे इग्नोर करो और उसके बाद देखो कि कौन सा अल्फ़ाबेट में पहले लेटर आ रहा है, उससे हम ऐसे कर देते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा बन के आया सही सीक्वेंस वो आया कौन सा 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। जो असंगत है ना, उस असंगत का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो 4 ऑप्शन में विद्यार्थी है, डीन है, प्रधानाचार्य और निदेशक है। तो आपने जब पढ़ा ना तो आपको थोड़ा सा तो एक चीज़ आया होगा, प्रधानाचार्य, निर्देशक और डीन। प्रधानाचार्य, डीन और निर्देशक, ये जो है किसी भी इंस्टीट्यूट के एक पोस्ट होते हैं, एक हाई लेवल की पोस्ट होती है, एक ये इनका एक औरा होता है, क्योंकि प्रधानाचार्य अपने क्लास का हेड होता है, डीन हो गया विश्वविद्यालय का हेड होता है, निदेशक हो गया ये भी हेड होता है। तो ये कोई ना कोई एक पोस्ट है, एक हायर पोस्ट है, जबकि विद्यार्थी जो है वो इन सब से अलग है। विद्यार्थी का कोई एक हायर पोस्ट नहीं है, विद्यार्थी इन हायर पोस्ट को पाने के लिए पढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे असंगत क्या है, तो असंगत की बात करो तो ऑप्शन की बात देखो तो विद्यार्थी जो है यहाँ पे हायर पोस्ट के लिए जब पढ़ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्यार्थी जो है इन सबसे असंगत है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और फाइंड आउट करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी। ओके जी, चलिए इसको हम देखते हैं। अच्छा, जब तक मैं इसे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप एक चीज़ समझो, मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी संख्या है ना पास पास लगें तो पहले आप उनका डिफरेंस निकाल के देखिए, क्योंकि या तो उनमें एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। अगर मल्टीप्लाई होगा ना तो संख्याएं एक का एक बढ़ जाती है। देखो ये संख्या 54 से 489 पे गई है, बहुत ज़्यादा का इसमें बढ़ा नहीं है, क्योंकि 54 से 149 है, 294 है, ऐसे ही कुछ करके है। ओके, तो आइए इनका हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 54 से अगर 149 पे आप जाओ तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा। 54 से अगर इनके 149 का देख लो आप, तो अब माइनस कर लो, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे बच गया 14, 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा, तो 9, 95 का डिफरेंस है यहाँ पे। 149 से 294 की अगर बात करो तो 14 से 9 को अगर माइनस करते हो, 149 से अगर आप माइनस करो 9, 14 से 9 को माइनस करो तो हो गया 5, यहाँ पे बचा 8, तो 8 से 4 गया 4 और यहाँ पे बचा 1, तो यानी कि 145 का डिफरेंस है। 294 से 489 की बात करो तो आप माइनस कर लो, 9 से 4 गया 5, 18 से 9 गया 9 और 3 से 2 गया 195 का डिफरेंस है। ओके, अच्छा एक चीज़ है, अब हम आगे क्या होगा वो फाइंड आउट करना। अच्छा देखो 95 है, 145 है और 195 है। अच्छा इनमें कुछ कॉमन है क्या, आपको यहाँ से कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या कि क्या है? तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ आप गौर से देख लो, तो अगर इनको आप इनका भी डिफरेंस निकालो तो ये 50 अधिक है, इससे आप 50 ऐड करो, 90 में 50 ऐड करो, 140 और 5 145। यहाँ पे भी अगर 50 ऐड करते तो कितना होता है 195। तो फिर यहाँ पे भी 50 ऐड करके चेक करिए ना, तो 50 ऐड कर दो आप तो 245 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका 245, क्योंकि 195 में जब आप ऐड करोगे 50 तो 245। अब इस 245 को 489 में ऐड कर दो। 245 को जब 489 में ऐड करोगे तो 9 और 5 14, 1 8 और 4 12, 1 13, 1 4 2 6 1 7,
यानी कि 734 734 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 734 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें x के स्थान पे आएगी, यानी कि जो संख्या यहाँ पे आएगी उसका हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, आप यहाँ पे एक सॉल्व कैसे करोगे आप, तो मैं बताऊँ ना, ऐसे क्वेश्चन का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एक पैटर्न पे नहीं आते हैं। यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस रहेगी आपको एक नज़र में वो क्लिक होगा। मैं यहाँ पे इसको कैसे किया गया है, इसके सारे पैटर्न को आप देखिए, तब आपको समझ में आने लगेगा। अब देखो यहाँ पे 5 है, 14 है, 9 है, 32 है एंड 23 है। अच्छा 5 है, 14 है, 9 है, 5 है, 14 है, 9 है। इस 5 को और इस 9 को जब आप ऐड करोगे, इस 5 को और इस 9 को ऐड करो तो कितना हो जा रहा है, 5 और 9 को ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। अच्छा अब 9 है, 32 है और 23 है, तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, अगर 9 को और 23 को, अगर हम इस 9 को और 23 को ऐड करते हैं तो 9 और 23 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि दो ऊपर वाली संख्याओं को ऐड करने पे आया 14 और फिर नीचे वाली संख्याओं को ऐड करने पे आया 32। यानी कि जो बीच वाली संख्याएं आ रही हैं वो ऊपर नीचे वाली संख्या को ऐड करने के बाद आ रही है। अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं, 9 को ऐड करो और 10 को ऐड करो। यहाँ पे देखो आप, 9 और 10 को ऐड किया 19, 10 और 9 को ऐड किया 19, यानी कि ये बीच वाली संख्या है कहाँ से, दो उसके ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या को ऐड करने से। ओके, तो आप यहाँ पे फिर यहाँ पे समझ लीजिए, 13 और 11 को आपने ऐड किया तो कितना आया, 24 आया। ओके, तो उसी तरह 11 और 6 को ऐड करने पे बीच वाली संख्या आएगी, तो 11 और 6 को ऐड करोगे तो x के स्थान पे कितना आ जाएगा, 11 + 6 को ऐड किया तो 6 के स्थान पे आ गया, x के स्थान पे 17। ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है। अच्छा, एक जगह से एक व्यक्ति चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। ओके, यहाँ पे कोई हमें ये नहीं बताया गया है कि पूरब से चलता है या पश्चिम से चलता है, बस पूछ कर रहा है कि एक जगह से चलना शुरू करता है। अच्छा ऐसे में आप देख लो, अब ऑप्शन है, चलो अब पश्चिम लगा के देखते हैं क्या होता है। मान लो कि एक व्यक्ति जो है वो पश्चिम से चलना शुरू करता है। ओके, पश्चिम से चलना शुरू करता है। ओके ठीक है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। ओके, यहाँ से पश्चिम है, पश्चिम से चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा। अच्छा नीचे की तरफ मुड़ गया, बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ता है। फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है। यहाँ पे कितना चला, 0.5 किलोमीटर चला, वो पुनः बाएं मुड़ता है। यानी कि फिर जब वो बाएं मुड़ा तो किधर जाएगा, इस दिशा में जाएगा, बाएं मुड़ा। ओके, बाएं मुड़ा, अब वो पूर्व की ओर जा रहा है। सही बात है भाई, अब वो ऐसे जा रहा है तो पूर्व की ओर जा रहा है ना, हाँ पूर्व की ओर ही जा रहा है। ओके, तो उसने वास्तव में किस दिशा में चलना शुरू किया था। अच्छा ठीक है यार, पहले बार में आ गया, तो यहाँ पे कौन सी दिशा हो जाएगी उसकी, ये पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। देखो पश्चिम दिशा से चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर चला पश्चिम दिशा में। अच्छा, तो फिर उसका मन हुआ कि चलो हम बाएं मुड़ जाते हैं, वो बाएं मुड़ा और आधा किलोमीटर चला। फिर उसका मन हुआ कि फिर हम बाएं मुड़ते हैं, तो आधा किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और पूरब की तरफ चल रहा है। तो जब पूरब की तरफ चल रहा है तो हमसे पूछ क्या रहा है कि उसने प्रारंभ में किस दिशा की तरफ चलना शुरू किया था, तो वो पश्चिम दिशा से चलना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। अच्छा क्वेश्चन है, करे कि गज्जो उमरा की माता है। ओके, मुन्नी सुमो की माता है, साहिद हिफजान के पिता है और मुन्नी हिफजान की बुआ और उमरा की मौसी। अब ऐसे में क्या करो कि जो कॉमन है ना सब में, पहले उसको आप देखो। अब गज्जो उमरा की माता है, अब गज्जो और उमरा देखो यहाँ पे कहीं है, गज्जो है नहीं, गज्जो नहीं है। अच्छा, तो मुन्नी और सुमो देखो, मुन्नी है, सुमो है, मुन्नी है यहाँ पे भी, तो मुन्नी से आप शुरू करो। मुन्नी सुमो की माता है, कहने का मतलब है ना कि ऐसे शुरू करो कि जहाँ से इजी हो जाए बनाने में। ये सुमो हो गया। ओके, सुमो, सुमो की माता कौन है, तो सुमो की माता हो गई मुन्नी।
ओके, सुमो की ये माँ हो गई मुन्नी। ओके जी, ये वाला हमने कर लिया, माता है। अब देखो मुन्नी जो है वो हिफजान की बुआ है। मुन्नी किसकी बुआ है? तो मुन्नी जो है हिफजान की बुआ है। तो मुन्नी का कोई भाई होगा यहाँ पे, और ये भाई मान लो मुन्नी का है, यहाँ पे कोई भाई होगा, और उसका जो बेटा है वो कौन सा है? तो बेटा है हिफजान। तभी तो भाई का पिता की जो बहन है वो बुआ होंगी। तो हिफजान का बेटा है कौन है? तो हिफजान का बेटा है, अरे सॉरी, हिफजान के पिता हैं वो मुन्नी के भाई होंगे, तभी तो बुआ होंगी उसकी। अच्छा, ये भी हो गया। और मुन्नी जो है वो उमरा की मौसी है। मुन्नी कौन है? उमरा की मौसी है, यानी कि मुन्नी की यहाँ पे कोई बहन होगी, यहाँ पे कोई बहन जो भी हो, और उसकी जो उसका जो बेटा या बेटी जो भी होगा वो होगा उमरा। ओके, अच्छा, ये हमने कर लिया, ये भी हो गया। अब देखो साहिद जो है वो हिफजान के पिता है। हिफजान के पिता कौन है? साहिद है। यानी मुन्नी का भाई कौन है? तो मुन्नी का भाई यहाँ पे हमारा हो गया साहिद। अच्छा, अब देखो यहाँ पे उमरा के माता की बात हो रही है, तो गज्जू उमरा की माता है। उमरा की माता कौन है? तो यहाँ पे है गज्जू। हो गया यहाँ पे हमारा, गप्पो नहीं है यार, गज्जो यहाँ पे करो, गज्जो। ये हो गया हमारे गज्जो। ओके, ये बन के तैयार है, बन के तैयार हो गया। ओके, तो अब देख लो ये हो गया, हाँ जी कंप्लीट है। तो गज्जो का साहिद से क्या संबंध है पूछ रहे हैं, गज्जो का साहिद से। तो गज्जो का साहिद से क्या संबंध हो जाएगा? ये आपस में भाई बहन है, तो साहिद की बहन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। क्यू का अर्थ है, क्यू का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है गुणा, टी का अर्थ है माइनस, और के का अर्थ है भागा। अच्छा, इसको हमें सॉल्व करना है, इनके सिंबल्स में जो दिए हुए हैं डायरेक्शन उसके अनुसार हमें पुट करना है। 30, अब देखो के का मान क्या दिया है? तो के का मान दिया है भागा कितना? 2। क्यू का मान कितना दिया है? +3। जे का मान कितना दिया है? जे का मान दिया है गुणा 6, और टी का मान क्या है? -5। इसे सॉल्व करना है, बस इसे सॉल्व कीजिए। अब इसको करो आप, 2 में 30 से भाग दो, 15 हो गया, और प्लस इसको सॉल्व करो तो ये 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, और -5, 15 और 5 20, 20 में से 18 घटा दो, 15 और में से 5 किया हुआ कितना हुआ? 10, 10 में 18 जोड़ दो कितना हो गया? 28। ऑप्शन की बात देख लो आप, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, 28। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वेना रेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। ये हमें फाइंड आउट करना है। दिया क्या है? पहले खिलाड़ी दिया हुआ है, मनुष्य दिया हुआ है, और छात्र दिया हुआ है। खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र। अच्छा, जब ऐसा दिखा तो जो खिलाड़ी है और जो छात्र है वो क्या है? ये बड़ा वाला हिस्सा किसका है? ये बड़ा वाला हिस्सा अगर आप मनुष्य का बना दो तो मनुष्य की ही तो जातियाँ हो जाएंगी। ये हो गया खिलाड़ी और ये हो गया छात्र। दोनों मनुष्य ही है ना, जानवर और प्राणी तो है नहीं। तो मनुष्य में ही आ जाएगा आपका खिलाड़ी भी, और मनुष्य में आ जाएगा आपका छात्र भी। यानी कि जो इस तरह का डायग्राम बनेगा ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये नहीं है ऐसा, ये तो बड़ा वाला हिस्सा मनुष्य क्या हो गया, ठीक है, और छात्र हो गया, और ये खिलाड़ी हो गया। ऐसा नहीं हो रहा है, फिर कैसे होगा? 1 मिनट रुक जाओ, घबराइए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जो छात्र है, जो खिलाड़ी है, हाँ आप ऐसे देखो ना कि जो एक मिनट, जो हमारा वो मनुष्य है, जो मनुष्य है, ये मान लो मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये छात्र भी हो जाएगा, और यही मनुष्य जो है वो खिलाड़ी भी हो जाएगा। यानी कि ये वाले डायग्राम जो है यहाँ पे फिट बैठेंगे।
हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 देख लो। हाँ ठीक है, ओके जी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से ये वाला करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला फिगर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ओके ओके, पूछ क्या रहा है देखिए पहले। तो पूछ रहा है कि कक्षा एक्स के कितने विद्यार्थी है तो गणित या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं। कह रहा है कि एक्स के कितने विद्यार्थी या तो गणित या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं। कक्षा एक्स के कितने विद्यार्थी या तो गणित या तो विज्ञान, लेकिन दोनों नहीं। अब देखो, गणित ये है, गणित वाला हिस्सा और विज्ञान वाला हिस्सा, इसमें से देखना है कि कौन या तो गणित या तो विज्ञान अलग अलग, लेकिन दोनों नहीं। तो गणित में कितने छात्र हैं, तो गणित में छात्र हैं 11 और साइंस में छात्र हैं अकेले अकेले 12। तो 11 और 12 को ऐड कर दो, हो जाएगा 23। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर है 23। 23 नहीं है, या तो गणित या विज्ञान पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं। तो मैथ तो है, ठीक है। साइंस ठीक है, मैथ हो गया, विभिन्न क्लास एक्स के स्टूडेंट। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्लास एक्स के स्टूडेंट हैं। क्या पूछा यार, कक्षा एक्स के कितने विद्यार्थी, तो ये यार मैं डायग्राम ही गलत ले लिया। अब देखो क्या रहा है, ये हो जाएगा क्लास एक्स के विद्यार्थी हैं। तो क्लास एक्स के विद्यार्थी कौन है जो अलग से साइंस और अलग से मैथ पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैथ वाले हिस्से में देखो ये 13 है और साइंस वाले हिस्से में ये 14 है। तो क्लास एक्स के 13 विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं और क्लास एक्स के 14 विद्यार्थी जो है साइंस पढ़ते हैं। 13 विद्यार्थी मैथ में हो जाएंगे, 14 विद्यार्थी साइंस में हो जाएंगे, तो हो जाएगा 27। ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा देख लो आप यहाँ पे, अगर दोनों पूछा होता ना कि दोनों लोग कितने हैं जो मैथ और साइंस पढ़ते हैं, तो ये देखो दोनों में कॉमन 9 है, तब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता हमारा, 9 होता। लेकिन 9 दोनों में कॉमन वालों के लिए यहाँ पे पूछा है, कॉमन नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर 27 होगा। आगे बढ़िए। सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है, सभी लैपटॉप, ये देखो ये सभी लैपटॉप क्या है, सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, और सभी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विकिरण हमें बस नोट करना है ना। ओके, अब देखो सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं। नीचे से ऊपर सभी वाला जो हमारा कंडीशन वो लागू होता है, सही है। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। ऊपर से नीचे कुछ वाला है, ये भी सही है। तो अगर बात कर लो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। अच्छा, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ छात्र, कथन दिया हुआ है हमारा कि कुछ छात्र निम्नलिखित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद कॉलेज ए में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर हैं। कहने का मतलब है कि कुछ छात्र जो हैं वो लिखित परीक्षा हुई लेकिन वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम है। अब इसके निष्कर्ष क्या है, देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी कभी भी कॉलेज ए में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। ना यार, अच्छा प्रदर्शन किया है तो मेरिट लिस्ट में आएगा, ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, कॉलेज ए में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य मापदंडों पर भी विचार किया जाता है। ये सही लग रहा है, क्योंकि अगर मान लो कि लिखित परीक्षा में नहीं है तो अन्य मापदंड होते होंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, करेंगे नीचे दिए गए 4 चित्रों में से नीचे दिए गए चित्र की पानी में सही छवि क्या है। दर्पण प्रतिबिंब है। जब दर्पण प्रतिबिंब है तो उल्टा करो,
ये नुकीला वाला जो है, ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा खाली वाला। तो देखो खाली वाला जब ये ऊपर गया तो खाली वाला ऊपर किस में है, एक तो बी में है और एक सी में है। ओके, और ये वाले जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, जो डार्क वाले हैं, ये जो डार्क वाला नुकीला है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो डार्क वाला नुकीला नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना उसे, तो देखो दोनों में है डार्क वाले नीचे, लेकिन क्या, लेकिन आप देखो जो ये जो इसे लाइन खींचा है ना, आप इसको देखो, इसमें ऐसे सीधा सीधा लाइन है, लेकिन इस वाले बी वाले में, लेकिन इसमें जो है ना तिरछा तिरछा लाइन है। ऑप्शन ये वाला डी वाला सही होगा। ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिएगा आप, ऐसे और ऐसे जो लाइन खींचा है इसमें अंतर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। अब देखो यहाँ से, अगर उपरोक्त त्रिभुज में कितने चित्र होंगे, उपरोक्त त्रिभुज में चित्र में कितने त्रिभुज हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3। ओके, फिर ये 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो 10 हो गए, 10 हो गए। ये बड़ा वाला 11 12 13 14, 14 हुआ। अब 14 के बाद अगर आप देख लो तो एक ये देखो 15 16, 16 हो गया, 16 हो गया आपके पास, तो 16 तो है ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। आगे बढ़िए, कह रहा है कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न प्रदर्शित शीट में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है, यानी कि जो हमें डायग्राम दिया है, इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ना, यानी कि इसे अपने लेफ्ट साइड में मोड़ना है। तो जब इसे आप अपने लेफ्ट साइड में मोड़ोगे तो जो ये खुला वाला हिस्सा है, जो इसे आप ऐसे मोड़ो, अगर आप इसे ऐसे मोड़ते हो तो देखो ये तो आकृति वैसे रहेगी, ये आगे की तरफ जाएगी, और ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसे हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जब उधर उलट जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करो तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि अब मोड़ो ना, जो ऐसे है हो जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, और दो लाइनें ऐसे दी हुई है तो ये वाला होगा ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी प्यारा क्वेश्चन, आइए समझते हैं। कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 लोग हैं, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 और 5 उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहे हैं कि न तो क्यू और न ही एस पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर बैठा है, न तो क्यू और न ही एस, यानी कि यहाँ पे न तो क्यू होगा और न तो एस होगा, यहाँ पे न तो क्यू होगा न ही एस होगा। ओके, आर जो है वो एस के ठीक बगल में बैठा है, आर और एस एकदम अगल बगल बैठे हैं। ओके, जबकि पी और टी पंक्ति के सिरों पे बैठे हैं, पी और टी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। ओके, पी और टी पंक्ति के सिरों पे बैठे हैं, पी और टी पंक्ति के सिरों पे बैठे हैं। ओके ओके, तो एक चीज अगर आप देखो, चलो पी और टी ये पंक्ति के सिरों पे बैठे हैं। ओके, क्यू और एस यहाँ पे नहीं होगा, जब न तो क्यू होगा यहाँ और न ही एस होगा तो बचा क्या, न ही क्यू होगा न ही एस होगा, तो बचा हमारा यहाँ पे आर, यहाँ पे आर हो गया, न ही क्यू होगा और न ही एस होगा, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास आर। अब कह रहा है कि आर और एस जो है वो पंक्ति के वो अगल बगल बैठे हैं, तो आर और एस को हम अगल बगल बैठा दें। अब बच गया हमारे पास यहाँ पे आर और एस अगल बगल बैठे हैं, तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, अब कौन सा चीज बच गया, हाँ बच गया यहाँ पे क्यू। ओके, देख लो हो गया सब कुछ कंफर्म। यहाँ पे आर एस के बगल में बैठा है, पी और टी पंक्ति के सिरों बैठे हैं, तो ठीक मध्य में, ठीक है, तो ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में आर बैठा है। ओके, ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके।